रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। और इस बुलेटिन में सबसे पहले बात खरगोन की होगी, जहां हिंसा के 106 फरार आरोपियों पर 10-10 हजार का इनाम रखा गया है। आपको बता दें कि 106 आरोपी अब भी फरार हैं। उनकी खोजबीन पुलिस लगातार कर रही है, लेकिन नहीं मिलने पर पुलिस ने अब 10-10 हजार का इनाम घोषित कर दिया है। प्रभारी एसपी रोहित काशवानी ने यह जानकारी दी है। फरार आरोपियों की सूचना देने वालों को इनाम मिलेगा। हिंसा के आरोप में अब तक 159 आरोपियों को जेल हो चुकी है। हिंसा के बाद 63 एफआईआर दर्ज हुई है। आरोपियों की संख्या लगभग 265 है। 2 आरोपियों पर रासुका लग चुकी है। पुलिस टीमें भी आरोपियों की खोजबीन में जुटी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस ये चाहती है कि जल्द से जल्द इनकी गिरफ्तारी हो। प्रदेश सरकार के निर्देश के अनुसार लगातार कार्रवाई हो रही है। आज हम लोगों के द्वारा जो उपद्रवी हैं, जो कि अभी एब्सकॉन्ड है, उनके ऊपर 10,000 के इनाम किए गए। ऐसे करीब 106 आरोपियों के ऊपर इनाम किए गए हैं। और इसके अलावा हम लोग के प्रयास इन लोगों के लिए जारी हैं। लगातार हमारी टीम लगी है, जनरली इन लोगों को भी हम लोग पकड़ लें। नहीं, हम लोग पकड़ रहे हैं लगातार। गिरफ्तारियाँ पहले से बढ़ के 159 हो चुकी हैं और प्रकरण भी 57 दर्ज हो चुके हैं। और पूरे अगर खरगोन ज़िले में देखें तो 63 टोटल एफआईआर हो चुकी हैं। फरीद शेख हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जरा उनसे हम बातचीत करते हैं। फरीद, 106 फरार आरोपी हैं, लगातार खोजबीन की जा रही है, पुलिस भी लगी हुई है, लेकिन अब 10-10 हजार का 10-10 हजार का जो इनाम है वो ये जल्द पकड़वाने में मदद करेगा। जी जी, साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जिस तरह से जो खरगोन के दंगे हुए उसके बाद में जो प्रकरण भी बने, प्रकरणों की संख्या भी लगातार बढ़ती रही। उसके साथ बात करें तो हम करीब 159 ऐसे आरोपी जिनको पुलिस अभी तक अपनी हिरासत में ले चुकी है और जेल भी भेज चुकी है। लेकिन हम बात करें तो जो पूरे केस है उसमें जितने आरोपियों की संख्या हिसाब से हम देखें तो करीब 260 के करीब आरोपी बन रहे हैं। जो शेष आरोपी 106 बचे हैं, इनको अभी तक पुलिस पकड़ने पे, हालांकि पुलिस ने अपनी अलग अलग टीम भेजी और अपने स्तर पे पूरे प्रयास कर रही है आरोपियों को पकड़ने के, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी नाकामी ही कही जा सकती है। इसके चलते कहीं ना कहीं नाम घोषित किया। हालांकि जिस तरह से हम देखें तो जो दंगा पीड़ित लोग हैं उनके तरफ से हम बात करें तो सकल हिंदू समाज के द्वारा या फिर हम बात करें तो पॉलिटिकल प्रेशर के अनुसार जिस तरह से दबाव भी आ रहा है सामने कि जिन आरोपी जो इसमें शामिल है उनके जल्द से जल्द गिरफ्तारी और उन पर सख्त कार्रवाई हो, यानी कि इसके चलते पुलिस के द्वारा एक कदम उठाया गया जिसमें 10,000 रुपए का इनाम रखा गया। जी विजय, शुक्रिया फरीद, नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। 106 फरार आरोपी हैं, 10-10 हजार का इनाम रखा गया है। ग्वालियर से एक बड़ी खबर मिल रही है। रेस्टोरेंट का दूषित खाना खाकर बाराती और घराती बीमार हो गए। दुल्हन समेत घराती भी फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। 150 से ज्यादा लोग यहां मौजूद थे जिन्होंने ये खाना खाया और ये प्लेट्स आप दिख रहे हैं, ऐसा ही छोड़कर सीधा अस्पताल जाना पड़ा। अधिकतर लोग निजी अस्पताल में भर्ती हैं। खबर यह भी है कि रेस्टोरेंट का स्टाफ और संचालक मोबाइल बंद करके फरार हो गया है। तो निगम मुख्यालय के पास बैम्बू रेस्टोरेंट बताया जा रहा है जहां की यह घटना है। हम लोग मैनपुरी से बारात में आए और हमने बारात जैसे चढ़ाने के बाद सारी बारात में आके नाश्ता, खाना, पानी, जो भी चीज़ यूज की। हमारी बारात 80 से 90 लोगों की बारात थी। सारे लोग सिंगल, एक भी ऐसा बच्चा नहीं है जिसे भी बचाना हो। और एडमिट हैं जिनमें से बहुत से लोग, कुछ लोग बारात जा चुके हैं, वो मैनपुरी में एडमिट है, कुछ यहाँ एडमिट है। करीब सारे मिला के बाराती की बात करें तो 80 से 90 लोग और जो लड़की वाले हैं वो 200 से 250 लोग। अब यहाँ फंक्शन था शादी का, बारात भी आई थी, हम लोगों ने सबने खाना खाया। जितने भी बाराती और घराती लोग आए सब आए। उसके बाद 12 बजे के बाद उनको उल्टी और दस्त होने लगे। क्योंकि लोग इनसे पता करना, क्योंकि सुबह से स्टाफ के लोग चले गए तब से हमारी मुलाकात नहीं हुई। और उनको अनिल दीक्षित जी को हमने कॉल भी किया 4 बार, आप देख सकते हैं, बाकाया पूरे उन्होंने अटेंड नहीं किया कॉल। रेस्टोरेंट पर लिखा है क्लीन एंड हाइजीन, यहाँ सब तरह की व्यवस्था है, लेकिन इतने सारे लोग बीमार हो गए। पलाश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रहलाद सेन। प्रहलाद, एक महत्वपूर्ण बात ये कि ये वो इलाका है जहाँ सबसे ज़्यादा नकली मावा, घी और दूध बनाने की फैक्ट्रियाँ या ये कहें कि अलग अलग घर में छोटे छोटे कारखाने खोले जाते हैं। अब ऐसे में ये बारात इस बात के सबूत है कि कहीं ना कहीं खाद्य विभाग की कार्रवाई ऐसी गर्मी में
क्योंकि लगातार शादियां हैं, फेस्टिवल पर तो कार्रवाई हो जाती है, लेकिन ऐसे समय में कार्रवाई रुक जाती है। अगर ये कार्रवाई सही तरीके से होती तो ये लोग बीमार नहीं होते। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि इसमें अगर फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट एहतियात बरतता और ऐसे रेस्टोरेंट, ये जो रेस्टोरेंट है बैम्बो रेस्टोरेंट नगर निगम से अनुबंधित है और बड़ी हाइजीन की बात यहाँ पर कही जाती, कई समारोह होते हैं, लेकिन ये जो बारात आई थी और जो लड़की वाले थे ये सभी ने भोजन किया और उसके बाद अचानक सबकी तबीयत बिगड़ गई और सबको निजी अस्पतालों में भर्ती कराना पड़ा। तकरीबन 100 से 150 लोग इसमें बीमार हुए हैं। हालांकि पुलिस ने इसमें कोई मामला दर्ज नहीं किया है। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट और हेल्थ डिपार्टमेंट इस पूरे मामले की जांच कर रहा है, लेकिन कुछ एंगल ऐसे निकल कर आए हैं जिसमें इस पूरे मामले को संदिग्ध बना दिया है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच की जा रही है, लेकिन जो आरोप हैं और जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में कई सवाल खड़े करती हैं कि एक पूरा का पूरा परिवार जिसकी जान पर बना गई, खुशियां का माहौल था, अचानक अफरा तफरी में वो कन्वर्ट हो गया। मासूम बच्चे थे, महिलाएं थी, कुछ बुजुर्ग भी थे, सबके सब बीमार हुए हैं। लेकिन फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है कि आखिर ये तो जांच की बात हो गई। प्रहलाद, क्या यहाँ से जब ये खुद नगर निगम से अनुबंधित है तो यहाँ से फूड सैंपल लिए गए? बिल्कुल, फूड की सैंपलिंग की गई है और पूछताछ जारी है। जो रेस्टोरेंट के संचालक हैं उनसे भी लगातार जो अधिकारी हैं वो पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन कुछ और थ्योरी निकलकर सामने आ रही है, बहुत सारी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। तो उन बातों पर और उनके जो बयान सामने आ रहे हैं उस पर पूरा अध्ययन चल रहा है, लेकिन बड़ी घटना शहर के मध्य में हुई है, किसी ग्रामीण क्षेत्र में। मैं आपका इशारा समझ रहा हूँ प्रहलाद, जब आप कंफर्म हो जाए तो जरूर इसको अपडेट करवाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रहलाद इस तमाम बातचीत के लिए। और पिछले 10 सालों में अलग अलग नेताओं के लिए चुनावी रणनीति बनाने का काम पीके कर चुके हैं। अब कांग्रेस को रिवाइवल करने का एक मेगा प्लान तैयार किया जा रहा है। इसके लिए सबसे पहले शायद उन्होंने मध्य प्रदेश को चुना है। वजह है कमलनाथ, क्योंकि कमलनाथ और पीके की दोनों की कॉरपोरेट शैली है। कॉरपोरेट शैली में काम करना दोनों को पसंद है। लेकिन सवाल यही है कि क्या पीके सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस की अपने हिसाब से नैया पार लगा पाएंगे? इस पर एक रिपोर्ट देखिए आप। कमलनाथ की क्या नीति, पीके से मिलने के बाद डिनर डिप्लोमेसी, कांग्रेस की नैया पार लगाएंगे पीके, रिफॉर्म की ओर ग्रैंड ओल्ड पार्टी। सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस क्या अपने रिवाइवल की ओर बढ़ चली है? यह सवाल इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने अपने 18 घंटे के प्रेजेंटेशन में कांग्रेस में जान फूंकने के लिए कई सुझाव दिए हैं। दिल्ली में कांग्रेस आला कमान ने शायद पहली बार नेहरू गांधी परंपरा से हटकर किसी की बात इतने ध्यान से सुनी होगी और कमलनाथ को कांग्रेस के इस रिवाइवल मूवमेंट का अहम किरदार माना जा रहा है। जाहिर है एमपी पीके का पहला टारगेट हो सकता है। शायद इसलिए कमलनाथ ने पीके से मिलने के तुरंत बाद प्रदेश कांग्रेस नेताओं को डिनर पर बुलाया है। दरअसल दोनों राजनेताओं के काम करने का स्टाइल करीब करीब एक जैसा ही है। दोनों ही नेता हर काम को कॉर्पोरेट शैली में करना चाहते हैं। शायद यही वजह है कि 2023 के लिए पीके ने मध्य प्रदेश को चुना और यहीं से वो कांग्रेस को फिर से रिफॉर्म करने की तैयारी में है। कांग्रेस की पार्टी की बैठक छोटी हो या बड़ी हो, सब बैठक महत्वपूर्ण होती है। 2018 चुनाव के तुरंत बाद से 2023 की जमावट शुरू हो जाती है धीरे धीरे, और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा वो थोड़ा जमावट और तेज होगी और कार्यक्रम होंगे और बैठकें होंगी। भले ही कमलनाथ डिनर डिप्लोमेसी के जरिए गिले शिकवे मिटाने का प्रयास कर रहे हों या फिर वो ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हों कि कांग्रेस में एकजुटता है, लेकिन सवाल है कि आखिर क्यों सबसे पुरानी पार्टी को प्रशांत किशोर की जरूरत पड़ी। हालांकि बीजेपी ने कमलनाथ की डिनर पार्टी और पीके के साथ मीटिंग पर तंज कसा है। आज इस देश के अंदर जिस प्रकार से गरीबों का जीवन बदल रहा है, हम तो उस धारा में काम कर रहे हैं। इसलिए पीके क्या करेंगे या डिनर डिप्लोमेसी या लंच डिप्लोमेसी क्या करेगी, वो डिप्लोमेसियाँ करें, अच्छी बात है, हमें इससे कोई बहुत असर पड़ने वाला नहीं है। पीके आए हैं तो इस बार कांग्रेस को लिटा के जाएंगे।
अब जहाँ तक कमलनाथ की बात है तो उनके बारे में मैं क्या कहूँ, बुजुर्ग हैं, पर जो जनता से नहीं सीखे अब उन्हें सिखाएंगे पीके, उसको इसीलिए तो आज बैठक बुलाई है, उनसे जो सीख के आए हैं अब वो बताएंगे। कमलनाथ का काम करने का प्रोफेशनल तरीका है और अब वो मध्य प्रदेश से दिल्ली तक पार्टी को मजबूत करने और सभी नेताओं को साथ लेकर 2023 और 24 की तैयारियां कर रहे हैं। इधर बीजेपी भी 2023 की तैयारियों को गंभीरता से ले रही है। बीजेपी दफ्तर में अमित शाह के दौरे को लेकर रूपरेखा तैयार हो चुकी है। हालांकि अब देखना होगा कि कमलनाथ का कॉर्पोरेट कल्चर सफल होगा या फिर बीजेपी की रणनीति। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। इधर मध्य प्रदेश में 2023 चुनाव से पहले बीजेपी के रणनीतिकार और देश के गृह मंत्री अमित शाह 22 अप्रैल को राजधानी भोपाल आ रहे हैं। इसको लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। वो सरकार और संगठन के अलग अलग कार्यक्रम में शामिल होंगे। भोपाल में अमित शाह भरेंगे हुंकार। 2023 को लेकर बीजेपी तैयार। उत्तर प्रदेश में सरकार की वापसी के बाद अब अमित शाह की नजर मध्य प्रदेश के 2023 के मिशन पर है और 22 अप्रैल को वो इसका आगामी रोड मैप खींचने जा रहे हैं। तेंदुपत्ता संग्रहण के भुगतान, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण कार्यक्रम के बाद सबसे लंबा समय बीजेपी दफ्तर में वो बिताने वाले हैं। जाहिर है शिवराज मंत्रिमंडल, कोर ग्रुप, प्रदेश पदाधिकारियों और चुनिंदा नेताओं के साथ चाय पर मुखातिब होंगे। प्रदेश बीजेपी की नब्ज के साथ चुनाव जीतने के टिप्स भी देंगे। इसको लेकर अभी से बीजेपी उत्साहित है। आदरणीय गृह मंत्री जी जब आएंगे तो सबसे बड़ा जो स्वागत देंगे वो वन समितियां और ग्राम सभाएं जो हैं हमारी, उनको जो इमारती लकड़ी से आय शासन को प्राप्त होती है उसका 20% हमने ग्राम स्तर पर ही वन समितियों को देने का फैसला किया है। वो सौगात देंगे। कुछ समितियों को तेंदुपत्ते के बोनस का वितरण करेंगे और वन ग्राम अनेकों तरह की समस्याओं का सामना कर रहे हैं, तो वन ग्राम को राजस्व ग्राम में परिवर्तित करने की कार्रवाई भी उस समय तक पूरी हो जाएगी, जिसको पूर्ण करेंगे माननीय अमित शाह जी। और 4 राज्यों में विजय पताका फहराकर माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। उनका पदार्पण होगा तो एक एक मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उमंग और उत्साह से भरा है, लबालब है। उनके स्वागत की तैयारियों में जैसे ही कल डिक्लेयर हुआ उसके बाद से हम जुटे हैं और मैं ऐसा मानता हूं कि ऐतिहासिक स्वागत मध्य प्रदेश की धरती पर माननीय अमित शाह जी का होगा। 2017 में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए अमित शाह प्रदेश मुख्यालय में आए थे और अब 2023 से पहले एक बार फिर आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को शाह के आने के पीछे कुछ और नजर आ रहा है। केंद्रीय मंत्री आए, स्वागत है, लेकिन उस मंच से ये भी कह दें कि ये वन उपज की जो बोनस की शुरुआत किसने की थी, उसके कर्णधार कौन थे। तेंदुपत्ता बोनस का जो शुरुआत हुई थी वो किसने शुरू की थी, उसका भी टिप्पणी में थोड़ा अपना कह दें। लेकिन जहाँ जहाँ चुनाव संभावित हैं अगले 1 साल में, वहाँ पर केंद्रीय मंत्रियों को दौड़ा शुरू हो जाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने दौरे के दौरान गाड़ी से ही जनता कार्यकर्ता का अभिवादन भी करेंगे। जगह जगह उनका स्वागत भी होगा। उनके दौरे को लेकर जबरदस्त तैयारी है, चाहे सुरक्षा के नजरिए से हो या फिर चुनाव के नजरिए से। अमित शाह चुनाव के रणनीतिकार माने जाते हैं। उत्तर प्रदेश में जीत मिली, अब बारी मध्य प्रदेश की है, क्योंकि 23 और 24 को लेकर चिंता पार्टी के भीतर भी है। क्या 2 घंटे भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में रुकना ये भी एक रणनीति का हिस्सा ही होगा? आशीष और अश्विनी के साथ मनोज सैनी, बंसल भोपाल। बात रायपुर की करते हैं। दिल्ली से लौटे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एयरपोर्ट पर सीएम भूपेश बघेल ने मीडिया से बातचीत की है। उन्होंने दिल्ली में बैठक के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि वो छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भी वहां थे, उन्हें भी बुलाया, मुझे भी बुलाया गया। बैठक में आने वाले चुनाव को लेकर बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर के कांग्रेस में शामिल होने पर सीएम बोले हैं कि आएंगे या नहीं आएंगे ये हाईकमान तय करेगा। वहीं नितिन गडकरी के दौरों को लेकर भी सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि सड़कों का लोकार्पण और भूमि पूजन होगा
उन्होंने भोजन के लिए भी नितिन गडकरी को आमंत्रित किया है। अभी लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, उसमें आज मुझे भी बुलाया गया था और बहुत लंबी चर्चा हुई है। महत्व इसी बात है, उस बैठक में, इतने महत्वपूर्ण बैठक में मुझे बुलाया गया था, तो छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट करता हूँ। वो आएंगे नहीं आएंगे, लेंगे नहीं लेंगे, ये उन पर है और हाईकमान पर है। कुछ सड़कों का लोकार्पण होगा, भूमि पूजन होगा और कुछ मांगे भी रखेंगे और सड़कों के लिए, और उसे भोजन के लिए भी आमंत्रित किया हूँ मैं। और दिल्ली के जहांगीरपुरी में अवैध कब्जों पर बुधवार को बुलडोजर चलाया गया। 2 घंटे की कार्रवाई में कई मकानों के हिस्से और दुकानों को तोड़ दिया गया। अब तक बुलडोजर की चर्चा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में ही हुआ करती थी, लेकिन अब ये दूसरे राज्यों में भी चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल इस बुलडोजर मॉडल की शुरुआत 2018 में एमपी के इंदौर से हुई थी, जब कुछ असामाजिक तत्वों के अवैध कब्जे तोड़े गए थे। इसके बाद यूपी सरकार ने इस मॉडल को अपनाया और आपराधिक तत्वों के जो कब्जे थे उन पर बुलडोजर चलाकर मुक्त करवाया। यूपी विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ बुलडोजर बाबा के नाम से विख्यात हो गए। इसके बाद हाल ही में एमपी में खरगोन सहित कई जगह बुलडोजर चला और शिवराज सिंह चौहान को बुलडोजर मामा कहा जाने लगा। और अब दिल्ली के जहांगीरपुरी में बुलडोजर चला है। कुल मिलाकर एमपी से शुरू हुआ बुलडोजर मॉडल यूपी होते हुए दिल्ली तक जा पहुंचा है। बात दिल्ली की करेंगे क्योंकि कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ गई है। कोरोना के 1009 नए केस सामने आए हैं। दिल्ली में मास्क लगाना अब अनिवार्य हो गया है। मास्क नहीं लगाने पर कड़ी कार्रवाई होगी। एक बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है, ऐसे में प्रदेशों को भी अलर्ट किया गया है। तो स्वास्थ्य विभाग ने साफ तौर पर अलर्ट कर दिया है कि अगर आप असावधानी बरतेंगे तो ये केस बढ़ते जाएंगे। तो दिल्ली में मास्क लगाना अनिवार्य हो गया है। ग्वालियर से खबर है, मजदूरों से भरा ट्रक एक दूसरे से टकरा गया। हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई, 15 मजदूर घायल हो गए हैं। घायल मजदूरों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उत्तर प्रदेश के इटावा के रहने वाले सभी मजदूर बताए जा रहे हैं। शिवपुरी हाईवे पर घाटी गांव के पास ये घटना हुई है। 2 ट्रकों की आपस में भीषण भिड़ंत हो गई है। उत्तर प्रदेश के इटावा के रहने वाले सभी मजदूर थे। शिवपुरी हाईवे पर घाटी गांव के पास यह हादसा हुआ है। और कल खरगोन जाएंगे कमल पटेल। खबर यह मिल रही है कि सीएम के निर्देश पर कल खरगोन जाएंगे कमल पटेल। कृषि मंत्री है मध्य प्रदेश के। जिले में कानून व्यवस्था की अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। तो खरगोन जिले के प्रभारी मंत्री हैं किसान नेता और मध्य प्रदेश की कृषि मंत्री कमल पटेल 21 अप्रैल गुरुवार को सुबह 11:30 बजे खरगोन के लिए रवाना होंगे। और इसी खबर के साथ प्राइम टाइम में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों की अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।